टीडीएस कटेगा। लेकिन कोऑपरेटिव के लिए यह प्रावधान किया कि अगर कोई टैक्स अगर 2 लाख रुपया बैंक में जमा करता है, इंडिविजुअल नहीं, यानी इंडिविजुअल बैंक में जमा करता है टैक्स में 2 लाख तक या 2 लाख का लोन लेता है, तो वो नगद ले सकता है, कैश में ले सकता है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 2 करोड़ रुपया तक अगर कैश विड्रॉल करती है उसका टीडीएस नहीं कटेगा। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊँगा, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको इस बात की पूरी जानकारी है कि कोऑपरेटिव को उसका कितना लाभ मिलेगा। और आपको मतलब कभी साल इस समय कोऑपरेटिव के मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो एक और बड़ा काम इस बजट के माध्यम से होगा। भारत इस समय डिजिटल सुपर पावर के रूप में दुनिया में इमर्ज हो रहा है। डिजिटल सुपर पावर माने हर चीज डिजिटल। आप अगर जाइए अंटाग हाट जाइए तो बहुत सारे सब्जी बेचने वाले मिल जाएंगे जो QR कोड लगा के बैठे हुए। आप चाहें तो सब्जी वाले को, ठेला वाले को भी और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ये डिजिटल की ताकत है और इस समय भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है डिजिटल सुपर पावर बनकर। शुरुआत कहाँ से हुई? जनधन योजना। हर आदमी का खाता खुल गया, हर आदमी का बैंक खाता खुल गया, आधार से उसको जोड़ दिया गया और मोबाइल से उसको जोड़ दिया गया, जिसको कहते हैं जैम। जनधन योजना, आधार और मोबाइल, ये तीनों को जोड़ दिया गया। इसका लाभ क्या हुआ? कोविड के समय में 1 मिनट के अंदर 10 करोड़ लोगों के खाते में पैसा चला गया। ये कमाल है जैम का, ये कमाल है जनधन, आधार और मोबाइल का। और अमेरिका में कितना समय लगा आपको मालूम? लोगों तक पैसा 4 महीना लगा पैसा पहुंचाने, क्योंकि वहाँ हर एक आदमी का बैंक अकाउंट नहीं लगा है। ये बैंक अकाउंट तो आधार जैसी कोई योजना नहीं है और मोबाइल से जुड़ा हुआ नहीं है और सरकार के पास वो आंकड़े नहीं है। तो 5-7 करोड़ लोगों को तो पहुंचा दिया उन्होंने डीबीटी, जिसको हम कहते हैं डीबीटी के माध्यम से। और 9 करोड़ लोगों को कैसे पहुंचाया? तो 9 करोड़ चेक प्रिंट किया, ट्रम्प साहब का सिग्नेचर हुआ। हर पर सिग्नेचर नहीं होता है, जो प्रिंटेड होगा लिफाफा में डाला गया, लिफाफे को साटा गया, हर लिफाफे पर एड्रेस लिखा गया, फिर डाकघर में उसको डाला गया और फिर डाकघर से एक शहर से दूसरे शहर वो जाएगा और तब डाकिया आपके घर ले जाकर वो लिफाफा पहुंचाएगा और जब चेक आएगा उस चेक को बैंक में जमा करेंगे तब आपके खाते में पैसा आएगा। तो अमेरिका जैसे देश को 4 महीना लगा कोविड के दौरान गरीबों के खाते में पैसा पहुंचाने में। और ये भारत की खासियत थी कि भारत ने एक झटके में और लोगों के खाते में पैसा पहुंचा दिया बिना किसी करप्शन के। ये डिजिटल सुपर पावर बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। डिजी लॉकर, पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जो डिजी लॉकर का नाम सुना है। जो विद्यार्थी वो जानते हैं, यानी आपको अपना मार्कशीट, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, इनका जो भी सर्टिफिकेट है आपको रखने की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर है। इंटरनेट पर जाइए, डिजिटल लॉकर में सारा कागज जमा कर देंगे, आपको साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। और कल जब नाम लिखाने गए तो कॉलेज वाला क्या करेगा, डिजी लॉकर में जाकर वहीं से वो वेरीफाई कर लेगा आपके सर्टिफिकेट को, आपको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। 12 करोड़ लोग इस समय देश के अंदर डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इस बजट में छोटे उद्योगों को भी ये सुविधा दी गई है कि वो डिजी लॉकर का इस्तेमाल अपने सारे दस्तावेजों को रखने के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार कोविड के दौरान आपको मैसेज आया कि नहीं आया मोबाइल पर कि आपको इतना तारीख को जाना है टीका लेने के लिए, इतना बजे जाइए, यहाँ खाली है, वहाँ खाली है। अमेरिका में अगर आपके दोस्त से पूछे आपको कोई ऐसा मैसेज आया, उनको ऐसा मैसेज दिया है। ये कमाल है कोविन, ये डिजिटल सुपर पावर जो बात कर रहे हैं। कोविन जो है 220 करोड़ डोज लगा भारत में, 220 करोड़, 120 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगा और 2 मिनट के भीतर उनको सर्टिफिकेट मिल गया।
अमेरिका में आज तक लाखों लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, किसी को 2 महीना, किसी को 1 महीना, किसी को 3 महीना। और या तो आप सेंटर से निकलने के पहले ही आपको नरेंद्र मोदी की फ़ोटो के साथ सर्टिफिकेट मिल गया, जिसको लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो ताकत है डिजिटल सुपर पावर, उसी प्रकार यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल पेमेंट करने के लिए। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और डिजिटल पेमेंट के अंदर डालिए, छोटे मोटे पेमेंट करने के। इसमें यूपीआई जो है ये दुनिया का सबसे पावरफुल डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बन चुका है। 1 साल के अंदर 2022 में एक ट्रांजेक्शन का मतलब कि अगर आपने 2 रुपया पेमेंट किया तो 1 ट्रांजेक्शन हो गया, 2 रुपया निकाला तो 1 ट्रांजेक्शन हो गया। 2022 में 7,400 करोड़, 7,000 कितना होगा आप इसको सोचिए, 7,400 करोड़ ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से 7,400 करोड़ ट्रांजेक्शन 1 साल में हुआ और 126 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। ये है यूपीआई की ताकत। आज ही मैं अखबार में देख रहा था कि भारत और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ, अब सिंगापुर में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो सकेगा। फ्रांस, यूके, जापान, मलेशिया, ये जो बड़े बड़े देश हैं, सारे देश भारत से समझौता कर रहे हैं और यूपीआई का जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसको वो देश अपने यहाँ और उसको लागू कर रहे हैं। ये तो हो गया, अब ये पुरानी बात हो गई। डिजिटल में हर दिन कुछ नया होता है और इसलिए अब नया जमाना आ गया, 5G आ गया। अब 5G शुरू तो हो गया लेकिन अभी इसकी वो स्पीड नहीं आई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो स्पीड भी आ जाएगी। अब 4G खत्म हो गया, कहाँ 2G था, 3G था, 4G, 5G आ गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकता है। एक भाषणी पोर्टल लॉन्च हुआ है जो 11 भाषाओं में एक साथ अनुवाद कर सकता है। अब हिंदी में बोलिए तो बांग्ला में, उर्दू में, फारसी में, तमिल में, तेलुगु में आप अगर बोलिए, स्पीच अगर देंगे तो लिखित आ जाएगा, अगर लिख कर देंगे तो वह बोल सकता है। यानी टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट भाषणी नाम का पोर्टल है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका दुनिया बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रही है। और अब भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आर्टिफिशियल, हम दुनिया में पीछे नहीं रहना चाहते। अभी ये इसके जो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्या नडेला, जब भारत आए तो वो आश्चर्यचकित थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल देखकर। और इस बजट में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, डिजिटल करेंसी, भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आप एंड्रॉयड का नाम सुनते होंगे सारे मोबाइल पर, अब एंड्रॉयड के लिए भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो बहुत बड़ा खर्च भारत सरकार जो है और इस पर कर रही है। अब इसमें से एक केवल मैं जानने के लिए, चैट GPT, या बैठे लोगों में कितने लोगों ने चैट GPT का नाम सुना? 3 लोग। अब एक है, अभी तक तो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ भी खोजना आपने तो गूगल में चले गए, अब उससे एक कदम आगे दुनिया चली गई। चैट GPT, आप कहिए कि मुझे होली आ रही है, मुझे होली पर एक कविता चाहिए, चैट GPT सेकंड्स के अंदर एक बढ़िया कविता बनाकर आपकी स्क्रीन पर और डिस्प्ले कर देगा। आप कहिए कि मुझे सुशील मोदी पर एक कविता चाहिए, तो 5 सेकंड में एक कविता बनाकर बढ़िया सा और अंग्रेजी में, हिंदी में वो डिस्प्ले कर देगा। चैट GPT क्या है? अब इसमें मत जाइए, ये आज का विषय नहीं, केवल मैंने आपकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए बता दिया। तो कहने का मतलब ये, अब इस बार CBSE बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई चैट GPT का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिका के 3 विश्वविद्यालयों में चैट GPT पर रोक लग गई। बच्चे क्या करने लगे, होमवर्क करने के बजाय चैट GPT को कह दिया कि मेरा होमवर्क पूरा कर, और वही होमवर्क पूरा करके दे रहा है। यानी विज्ञान कहाँ जा रहा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भारत
कहीं इससे पीछे नहीं रह जाए और इसलिए भारत सेंट और इसके क्षेत्र में 5G के 100 लैब बनाने की दिशा में निर्णय हो गया है। अब ये जो हीरा होता है, महिलाएं ज़्यादा समझती है हीरे के बारे में। अभी तक हीरा जो पहनती या खरीदती हैं, अब हीरा जो है वो प्रयोगशाला में बनेगा। अभी तक हीरा आता है साउथ अफ्रीका से और सूरत के अंदर उसको तराशा जाता है, पॉलिशी को तराश कर बाजार में बिकता है। अब लैब के अंदर हीरा तैयार होगा। अब वो खान में चूंकि अब साउथ अफ्रीका में खत्म हो गया, उतना ज़्यादा है नहीं, बहुत कम बचा है। 350 करोड़ रुपया भारत सरकार ने IIT मद्रास को दिया है उस पर शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ताकि अब जो हीरा है उसकी वास्तविक हीरे से 90% कीमत कम होगी, देखने में वैसे ही होगा। और हीरा फॉर एवरीवन, अब हर महिला हीरे का प्रयोग और इस्तेमाल कर सकेगी। तो उसकी भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। महिलाएं ताली बजा रही हैं। मित्रों, ये इसमें मैंने कहा डिजिटल सुपर पावर। उसी प्रकार ग्रीन एनर्जी, अभी आप कोयला इस्तेमाल करते हैं, बिजली पैदा कोयले से होती है, कार्बन पैदा होता है। पेट्रोल इस्तेमाल करते कार्बन पैदा होता है, डीजल इस्तेमाल करते कार्बन पैदा होता है। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। हर चीज ग्रीन ईंधन, ग्रीन ऊर्जा, ग्रीन खेती, ग्रीन मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक भारत में 40% से ज़्यादा गाड़ियाँ वो बिजली से चलेगी, वो पेट्रोल डीजल से नहीं चलेगी। उसको कहते हैं ग्रीन मोबिलिटी। ग्रीन बिल्डिंग, अब नए भवन जो बन रहे हैं उसके अंदर बिजली की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। दिन में बल्ब नहीं जलाना है। बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा है कि सूर्य की रोशनी से ही और मकान में जो है रोशनी हो सकेगी, या फिर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके। तो ये जो ग्रीन एनर्जी है, इस पर भी इस बजट में बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। और 35,000 करोड़ रुपया एक साल में ग्रीन एनर्जी के तरफ जाने के लिए इस बजट में और प्रावधान किया गया है। लद्दाख जो लोग गए हुए वहाँ देखे होंगे, वहाँ बहुत तेज हवा चलती है, नंगे पहाड़ है, सूर्य की रोशनी में बहुत तेज होती है। वहाँ पर 13 गीगावाट सौर ऊर्जा तैयार की जाएगी। 1 गीगावाट का मतलब होता है 1000 मेगावाट। तो 13 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी या विंड एनर्जी। लेकिन लाएंगे कैसे? लद्दाख में बिजली तो पैदा हो गई, तो बिहार कैसे लाएंगे, दिल्ली कैसे लाएंगे? तो बजट में 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ताकि ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर लद्दाख में पैदा बिजली को देश के बाकी कोनों में पहुंचा सके। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिस ग्रीन ऊर्जा की बात कर रहा था, और आधे मिनट में केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक तो हाइडल होता है जो पानी से चलता है, पानी से वो इसको क्या कहते हैं हिंदी में हाइडल को? हाँ, पन बिजली। तो बिजली, पानी से बिजली पैदा नहीं होती है, जो पानी चलता है उससे वो उसका टरबाइन चलता है, उससे बिजली पैदा होती है। अब ये पानी से ऊर्जा पैदा हो, पानी में 2 चीज़ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर बिजली का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया जाए, उसमें से जो हाइड्रोजन पैदा होगी वो ऊर्जा का काम करेगी। और दुनिया के भविष्य की ऊर्जा है हाइड्रोजन। अगले 5-7 साल में पेट्रोल, डीजल, सारी चीज़ों की तुलना में हाइड्रोजन फ्यूल जो है, और नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इस बार के बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपया इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के आगे के विकास पर जो है और खर्च किया जा रहा है। जैसे सौर ऊर्जा, हम बहुत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसको बैटरी में कैसे स्टोर किया जाए? दिक्कत है कि रात को सौर ऊर्जा पैदा नहीं होती है, जाड़े के दिनों में नहीं होती है, बरसात के दिनों में नहीं होती है। तो जो सोलर एनर्जी है उसको बैटरी में कैसे स्टोर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को स्टोर करके बाकी समय इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए 8,000 करोड़ रुपया इस साल के बजट में वैसी बैटरियों का निर्माण जिसमें इन सौर ऊर्जा को और हम स्टोर कर सकें। तो इसी क्रम में एक मैं बताना चाहूँगा, इथेनॉल। आपको मालूम है कि डीजल, पेट्रोल में इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो पेट्रोल में केवल 1% इथेनॉल मिलाया जाता था।
उन्होंने तय किया कि 2023 मार्च तक हम 10% इथेनॉल क्षमा करेंगे, मिलाना शुरू करेंगे। 5 महीना पहले हम लोगों ने लक्ष्य हासिल कर लिया। अब उन्होंने लक्ष्य कर दिया 20% मिलाएंगे। पेट्रोल में अब 80% पेट्रोल होगा और 20% क्या होगा, इथेनॉल होगा। और पहले 2030 का लक्ष्य था, उसको घटाकर 2025 कर दिया। और पहला 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल बाजार में बिकना शुरू हो गया। पटना में भी सिंह पेट्रोल पंप में और बिक रहा है। और 2025 तक भारत में बिकने वाला जो भी पेट्रोल होगा उसमें 20% जो है वो इथेनॉल होगा। इसका परिणाम क्या हुआ, अभी 10% का ये परिणाम हुआ। इथेनॉल क्या चीज़ से बनता है, गन्ने से बनता है, गन्ने के रस से बनता है या अनाज से बनता है। इथेनॉल को बढ़ावा दिया तो किसको फायदा हो गया, किसानों को फायदा हो गया। करीब 50,000 करोड़ रुपया भारत के किसानों को इथेनॉल के मद में भुगतान किया गया और विदेशी मुद्रा की बचत हो गई। अगर इथेनॉल नहीं मिलाते हम तो हमको पेट्रोल मिलाना पड़ता, पेट्रोल बाहर से आता है। तो करीब 53,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो गई। फिर कार्बन का एमिशन कम हो गया, पेट्रोल से जितने कार्बन का उत्सर्जन होता वो कम हो गया। और जब 20% मिलना शुरू हो जाएगा तो प्रति माह करीब 30,000 करोड़ रुपए की और बचत होगी, 30,000 करोड़ प्रति वर्ष। उसी प्रकार मित्रों, आपको मालूम है कि हम जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं वो 85% बाहर से आता है। भारत के अंदर केवल 15% पेट्रोल और डीजल मिलता है, बाकी बाहर से आता है। और जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि रशिया से कोई भी, और पेट्रोल डीजल इसको कच्चा तेल बोलते हैं, कोई कच्चा तेल नहीं खरीद सकता है। और रशिया ने कहा कि हम सस्ते दाम पर कच्चा तेल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन डर के मारे जाए कौन, जो जाएगा वहाँ पर अमेरिका खड़ा है डंडा लेकर कि तुमको खरीदने नहीं देंगे। हमने प्रतिबंध लगा दिया रूस के ऊपर, लेकिन भारत ने परवाह नहीं की अमेरिका की। और भारत ने कहा कि मैं अपने देश के गरीबों को, लोगों को सस्ता तेल उपलब्ध कराने के लिए दुनिया में जहाँ मिलेगा मैं जाऊँगा, हम जाएंगे। और अमेरिका की बिना परवाह किए हुए रशिया के पास जाकर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। और आज 20% कच्चा तेल हमारा कहाँ से आ रहा है, तो रशिया से आ रहा है। और अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है। आपने देखा होगा 7 दिन पहले एयर इंडिया का जो सौदा हुआ, 470 नए हवाई जहाज खरीदने का सौदा, तो टेलीफोन पर कौन थे उधर से, बाइडेन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। कौन थे, तो उधर फ्रांस के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मैक्रोन थे और यूके के प्रधानमंत्री मौजूद थे। तो भारत एक और अमेरिका से भी हाथ मिला हुआ है और दूसरे और दोनों दुश्मन एक दूसरे के, लेकिन एक और हम रशिया से भी तेल ले रहे हैं, दूसरे और अमेरिका से भी सौदा कर रहे हैं और सीना तान कर नरेंद्र मोदी की सरकार और अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो ताकत है, ये ताकत है नरेंद्र मोदी की ताकत है, एनडीए सरकार की ताकत। अभी आपको मालूम है कि दुनिया का व्यापार किस मुद्रा में होता है, डॉलर में होता है, सारी दुनिया का व्यापार। अब भारत ने कहा कि हम रुपये में व्यापार करेंगे, तो रशिया के साथ जो व्यापार हो रहा है वो रुपये में व्यापार हो रहा है। और दुनिया के दर्जनों देश के साथ हमारा समझौता चल रहा है कि हम डॉलर में नहीं करेंगे। डॉलर की जो दादागिरी है पूरी दुनिया में, अरे भाई डॉलर हमारे देश की मुद्रा नहीं, आपकी मुद्रा नहीं, फिर डॉलर में क्यों खरीद बिक्री होगी। अगर नेपाल से व्यापार करना, श्रीलंका से व्यापार करना है तो वहाँ की मुद्रा और हमारी मुद्रा में व्यापार हो, कि डॉलर में क्यों व्यापार हो। तो डॉलर की दादागिरी है कि पूरी दुनिया को बाध्य कर दिया, अगर व्यापार करना है तो डॉलर में करें। तो भारत उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है कि डॉलर की दादागिरी को खत्म करेंगे और हम अपना व्यापार धीरे धीरे रुपये में करना जो है और प्रारंभ करेंगे। उसी प्रकार मित्रों, G20, आपको मालूम है कि दुनिया के 20 जो सबसे ताकतवर देश हैं वो 22-23 सितंबर को भारत आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 दिनों की बैठक होगी। और जॉन बाइडेन से लेकर ऋषि सुनाक से लेकर
दुनिया के जर्मनी, फ्रांस, इटली, जिन भी देशों का नाम आप देखिए, उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष 2 दिनों तक भारत आएंगे और G20 की मीटिंग हो रही है। उस G20 के लिए भी 990 करोड़ रुपए का इस साल के बजट में प्रावधान किया है। और हम अगर पड़ोसी देशों की रुपये से मदद करने लगे, भले हम गरीब और पिछड़े हैं, फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम मदद नहीं कर सकते। भूटान को 2400 करोड़ रुपये की मदद कर रहे हैं साला, नेपाल को 550 करोड़, मालदीव को 400 करोड़, अफगानिस्तान को 200 करोड़। दुनिया के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी भी हम धीरे धीरे मदद करना हमने प्रारंभ कर दिया। और ये G20 का जो सम्मेलन हो रहा है पटना में भी, मार्च महीने में पटना में भी एक G20 का कार्यक्रम हो। बाकी देशों में जब G20 का कार्यक्रम होता है तो 2-4 जगह कार्यक्रम होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 200 शहरों में कार्यक्रम हो, हर शहर में हर राज्य में कार्यक्रम हो। तो यानी 200 शहरों में G20 का कार्यक्रम हो रहा है। हजारों की संख्या में विदेशी मेहमान आएंगे और उन विदेशी मेहमानों को हम जो अपनी ताकत है, भारत की जो ताकत है, उस ताकत को हम दिखलाएंगे। और मेरे मित्रों, इस समय दुनिया में नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अभी हाल के दिनों में एक सर्वे हुआ, ये जनवरी के अंत का सर्वे है, और जिसमें 22 दुनिया के नेता शामिल थे। उसमें नरेंद्र मोदी को 78% लोगों ने, 78% लोगों ने कहा, माना कि सबसे लोकप्रिय कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। अमेरिका के राष्ट्रपति 7वें नंबर पर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 12वें नंबर पर, मैक्सिको के प्रधानमंत्री 2 नंबर पर, और नरेंद्र मोदी दुनिया के अंदर पहले नंबर पर। तो 9 साल तक अभी इंडिया टुडे नाम की जो पत्रिका है वो हर 6 महीने पर एक सर्वे करती है। इसका नाम है मूड ऑफ द नेशन, और बड़ा प्रतिष्ठित सर्वे और बड़ी उसकी विश्वसनीयता है। अभी 1 महीना पहले जो सर्वे का जो परिणाम आया है कि 9वें साल में 72% लोगों ने कहा कि इनका काम आउटस्टैंडिंग है, गुड है, बढ़िया है। 72% लोग नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं। और जब मनमोहन सिंह का 9वां साल था तब केवल 30% लोग खुश थे। और नरेंद्र मोदी जी के इतनी कठिनाई, इतनी बाधा, इतनी सारी चीज़ों के बाद और 72% लोग उनके काम से खुश हैं। और इंडिया टुडे ने पूछा कि कितने % लोगों को लगता है कि सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन होगा, तो 53% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी, और 14% लोगों ने कहा राहुल गांधी। तो मित्रों, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि इतने वर्षों के बाद भी, और नरेंद्र मोदी 9वें साल में, 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और मित्रों, अंतिम बात विकास दर की, ये जो ग्रोथ रेट होता है, किसी भी देश के विकास का पैमाना उसका ग्रोथ रेट है। आज दुनिया में भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है भारत, जिसका ग्रोथ रेट दुनिया में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। और आज इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड जिसने 150 साल हम पर राज किया, उसको पीछे छोड़कर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और 2029 में हम जापान को पीछे, 2027 में हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और 2029 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। केवल अमेरिका और चीन, यही 2 देश होंगे जो हमसे ऊपर होंगे। और इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत जो है वो सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है भारत। इसलिए मित्रों, थोड़ा मैं बिहार के बारे में बता दूँ आपको 2-3 मिनट में। एक बार बार आते आपके भी मन होता होगा, पत्रकार पूछते हैं बिहार को क्या मिला, बिहार को क्या मिला, यूपी के लोग पूछे यूपी को क्या मिला। अरे भी ये बिहार का बजट है कि ये केंद्र का बजट है, ये केंद्रीय बजट है। अब इसमें हर राज्य के लिए 2-2 पन्ना तो नहीं है। अब इस बजट में तमिलनाडु के लिए क्या है, इस बजट में यूपी के, वहाँ हमारी सरकार यूपी के लिए क्या है।
तो पहली बात तो पत्रकारों को, लोगों को ये समझाना चाहिए कि केंद्रीय बजट है, ये पूरे देश का बजट है। इस बजट में हर राज्य के लिए कोई अलग अलग घोषणा नहीं होती, हर राज्य के लिए दो दो पेज नहीं होता है। कल जब बिहार का बजट पेश होगा तो पूछेंगे जनन जी कि छपरा को क्या मिला, ये पूछेंगे पटना को क्या मिला। तो क्या बिहार के बजट में जिला वाइज उल्लेख रहता, घोषणा रहती है क्या? अरे पूरे बिहार का बजट है, पूरे बिहार को पैसा मिलेगा तो सीतामढ़ी को भी मिलेगा, छपरा का भी मिलेगा। तो इसलिए एक तो बहुत ही तर्कहीन तर्क दिया जाता है कि हमको क्या, हमारे राज्य को क्या मिला। उसे दो तीन बात कर बता दें। एक तो बिहार को क्या मिला अगर ये बताना हो तो केंद्रीय करों में बिहार को हिस्सा मिलता है। ये जो इनकम टैक्स है, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये जो कस्टम ड्यूटी है, ये कौन संग्रह करता है? तो केंद्र की सरकार। वो राज्य सरकार संग्रह नहीं करती, जीएसटी राज्य सरकार संग्रह करती है, लेकिन इनकम टैक्स केंद्र सरकार करती है। और वो संग्रह जो होता है वो बांट दिया जाता है राज्यों के बीच में। तो अगर 100 रुपया संग्रह हुआ तो 41 रुपया राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। तो इस बजट में केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को 1,02,000 करोड़ रुपया मिलेगा। 1,02,000 करोड़ रुपया। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा? तो बिहार को मिलेगा। ये कम पैसा है, बिहार का तो अपना आमदनी 47,000 करोड़, और तो कल केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में भारत सरकार जो 1,02,000 करोड़ रुपया दे रही है। और अनुदान के रूप में अलग अलग योजनाओं में जो हम अनुदान देते हैं, पीएम आवास योजना, पीएम ग्रामीण विकास योजना, पीएम फलाना योजना, ये योजना, वो योजना, उसमें बिहार को लगभग 60,000 करोड़ का मिलेगा इस साल। 1,02,000 करोड़ और 60,000 करोड़। तो अगर कोई पूछे तो कहिए कि बिहार को कितना मिलेगा इस साल बजट में? 1,62,000 करोड़ रुपया बिहार को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में। और केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना किसको बोलते हैं? जब केंद्र और राज्य दोनों अपनी हिस्सेदारी करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम आवास योजना, मनरेगा एक केंद्र प्रायोजित योजना। तो कुल मिलाकर 1,62,000 करोड़ रुपया एक साल में बिहार को केंद्र के द्वारा मिलेगा, केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि 13,000 करोड़ रुपया कर्ज मिलेगा बिहार को। ये भी बिहार के लिए अलग से है। जितना कर्ज लेती है बिहार हर साल, उसके अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपया आप कर्ज ले सकते हैं अगर चाहें। 13,000 लाख करोड़, 13,000 करोड़। पूरे देश में 1,30,000 करोड़ और बिहार को 10% 13,000 करोड़। इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और 50 साल में वापस करना है। तो ये भी बिहार को मिलेगा, बता दीजिए। फिर आप उनसे ये पूछिए कि पीएम आवास योजना में सबसे ज़्यादा मकान कहाँ मिलेगा? अरे भाई, सबसे ज़्यादा मकान कहाँ बना? गुजरात में थोड़ी बनता है। नहीं, गाँव तो सब जगह जो गरीब राज्य है गुजरात, तो पीएम आवास योजना में पैसा लेता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई गरीब, उतने गरीब नहीं है। हरियाणा में तो खोजना पड़ता है कि पीएम आवास योजना में किसको पैसा दे चुकी, वहाँ कोई खपरेल वाला है ही नहीं, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला है ही नहीं। तो ज़्यादा गरीब तो बिहार में है ना। तो पीएम आवास योजना का सबसे बड़ा लाभ किसको मिलेगा? तो बिहार को मिलेगा। और मुझे बताया गया कि बिहार को अभी तक बिहार में 23 लाख मकान बिहार में बन चुके हैं। 23 लाख मकान बन चुके हैं और बाकी बचे हुए मकान इस 1 साल के अंदर बनेंगे। तो आखिर में मनरेगा की योजना का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? बिहार को मिलेगा। पीएम ग्राम संपर्क योजना का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? बिहार को मिलेगा। इसलिए जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का, वो कृषि हो या जो भी किसी भी डिपार्टमेंट की योजना, रेलवे 8,000 करोड़ बिहार को मिला। मुझे क्या मिला बिहार को? तो कहीं 8,000 करोड़ मिला रेलवे के लिए। इसलिए ये जो एक तर्कहीन तर्क दिया जाता है उसका उचित जवाब जो है और अपनी ओर से दिया जाए। पीएम किसान योजना, अब पीएम किसान योजना में पता है कितने लोगों को पैसा मिलता है बिहार में? 83 लाख लोगों के खाते में, 83 लाख
और एक परिवार में 5 लोग होते हैं तो मतलब कितना होगा 2.5 करोड़